हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज अपनी इस क्लास में जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जिनकी हेल्प से आप हिंदी से आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इसमें वर्ब में क्या क्या रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है, ये सारी बातें, सारे रूल्स आपको इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट की कि क्या कॉन्टेक्स्ट होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो पहला कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें एक्टिविटी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी ऐसा कोई एक्शन जो प्रेजेंट में आपकी आंखों के सामने हो रहा हो। मान लीजिए अगर इस समय आप यहां होते तो आप देखते कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो ये कैसा एक्शन है, एक्टिविटी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी जो प्रेजेंट में हो रही है ऐसी एक्टिविटी के बारे में आप बात करते हैं। तो आपको कैसा सेंटेंस लेना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूं, इसको अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मुझे क्या लिखना होगा, क्या बोलना होगा, आई एम मेकिंग अ वीडियो। ओके, तो प्रेजेंट में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को जो आपकी आंखों के सामने इस समय हो रही है उसके बारे में आपको बोलना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। मैं एक वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ वीडियो। अब बात करते हैं, इसमें एक और कॉन्टेक्स्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, वो है इवेंट्स दैट आर इन प्रोग्रेस। यानी बहुत सी ऐसी भी एक्टिविटी होती हैं, ऐसी बातें भी होती हैं जो हमारे जीवन में चल रही होती हैं। जरूरी नहीं जिस समय उस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस समय वो चीज आपको करते हुए दिखाई दे। जैसे यह उपन्यासकार एक उपन्यास लिख रहा है, अब जिस समय वो आपके सामने हो सकता है वो एक कप चाय पी रहा हो, यानी प्रेजेंट मोमेंट में वो आपको उपन्यास लिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आजकल वो उस पर लगा हुआ है, उस पर वो काम कर रहा है। तो ऐसी जो एक्टिविटी होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लंबे समय चलने वाली होती है, जैसे कोई उपन्यास लिखना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है। ऐसे किसी मूवी का डायरेक्शन करना, हम कह सकते हैं यह डायरेक्टर एक नई मूवी का डायरेक्शन कर रहा है, तो ये भी कोई 1-2 मिनट का या घंटे का काम नहीं है, ये महीनों तक चलने वाले काम है। या हम कह रहे हैं मेरा भाई बीए कर रहा है, अब जरूरी नहीं जिस समय आप ये बोल रहे हैं उस समय वो कोई बुक लेके पढ़ रहा हो सकता है वो खेल रहा हो सकता है वो सो रहा हो, लेकिन आप उसके बारे में बता रहे हैं कि आजकल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन के जो काम होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं, उन एक्शंस के बारे में बताते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हम करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा भाई बीए कर रहा है, माई ब्रदर इज परस्यूइंग हिज बीए। ओके, या हम कह सकते हैं कि ये उपन्यासकार एक उपन्यास लिख रहा है, तो हम इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उपन्यासकार यानी नोवेलिस्ट, दिस नोवेलिस्ट NOVELIST, दिस नोवेलिस्ट इज राइटिंग अ नोवेल, राइटिंग अ नोवेल NOVEL। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ऐसे भी एक्शन आते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने ये लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो बस इतना समझ पाते हैं कि जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों में अंत में, वही सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। और ये कुछ हद तक सही तो है, लेकिन इनमें भी आपस में काफी डिफरेंस होता है। सेंटेंसेज में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो जब तक आप डीपली नहीं सोचोगे तब तक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। ये तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आप इन्हें किन कंडीशन में यूज करेंगे ये पता लगेगा जब आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये बात आप ध्यान रखें कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले एक्शन है उनके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, भले ही वो चीज व्यक्ति उस समय ना कर रहा हो जब हम उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, जब उसके बारे में हम ये बात बोल रहे हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि ये राइटर इस समय हमारी आंखों के सामने नोवेल लिख रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में ये एक्टिविटी चल रही है, वो इस पर लगा हुआ है, तो हम उसके बारे में यही बोलेंगे, दिस नोवेलिस्ट इज राइटिंग ए नोवेल। भले ही वो हमारे सामने सीन में एक अखबार पढ़ रहा है, लेकिन हम उसके क्योंकि एक ऐसे एक्शन के बारे में बोल रहे हैं जिस पर वो आजकल
काम कर रहा है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही यूज करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 और कॉन्टेक्स्ट नंबर 2 में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे वो काम होते हैं कि जब उस पर्सन को आप देखते हैं तो वो वही काम करते हुए दिखाई दे रहा होता है, यानी इंस्टेंट प्रेजेंट की बात हो रही होती है। और इसमें वो व्यक्ति कुछ और भी काम करते हुए दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें वो आजकल अपनी लाइफ में लगा हुआ है, राइट। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट नंबर 3, वो है नियर फ्यूचर इवेंट्स, यानी नियर फ्यूचर में होने वाली कोई ऐसी इवेंट जिसकी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, प्लानिंग, यानी प्लान्ड है वो। जैसे इस तरह के वाक्य आ सकते हैं इसमें कि हम अगले वर्ष नोएडा में एक प्लॉट खरीद रहे हैं, हम अगले महीने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। इन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं ये तो आ रहा है, लेकिन एक्शन किस में हो रहा है, फ्यूचर में। लेकिन प्लानिंग किस में है, प्रेजेंट में। हम अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं तो उस सब की एक प्लानिंग होगी ना। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे, पासपोर्ट तैयार कराएंगे, वीजा तैयार कराएंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज क्लियर करेंगे। तो आप एक प्लानिंग में लगे हुए हैं प्रेजेंट में, और एक्शन हो रहा है फ्यूचर में। ऐसे वाक्यों में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, और एक्शन इसमें फ्यूचर में होना होता है, लेकिन सेंटेंस किस में आता है इसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं, राइट। और इसमें एक खास स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस एमवी फर्स्ट। इज, एम, आर का सिलेक्शन करना है आपको सब्जेक्ट के हिसाब से। सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, प्लूरल सब्जेक्ट है आर, और सिर्फ आई के साथ एम। उसके बाद गोइंग टू, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको एक सेंटेंस यहां पे बना के दिखाता हूं। हम अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ इज नहीं ले सकते, एम नहीं ले सकते, क्या लेना है, आर, वी, आर। और अभी सर ने बताया गोइंग टू, ये कॉम्बिनेशन आएगा इसमें सभी सेंटेंसेज में जो स्टार्ट के होंगे, वी आर गोइंग टू। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं। कुछ सेंटेंसेज में ऐसा भी हो सकता है कि गोइंग टू के बाद मेन वर्ब आएगा, और कुछ में मेन वर्ब नहीं आएगा, सीधे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैं दोनों तरह के एक एक सेंटेंस आपको देता हूं। वी आर गोइंग टू अमेरिका, नेक्स्ट ईयर। वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, राइट। हम अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब हम एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें मेन वर्ब भी आएगा गोइंग टू के बाद। हम अगले वर्ष नोएडा में एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो एक्शन इसमें भी फ्यूचर में है लेकिन प्लान्ड है, तो इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब यूज होगी, यानी इज, एम, आर के साथ गोइंग टू, लेकिन इसमें गोइंग टू के बाद मेन वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल देखिए, हम अगले वर्ष नोएडा में एक प्लॉट खरीद रहे हैं। यहां भी जानबूझ करके हमने सब्जेक्ट वी रखा, वी आर गोइंग टू, अब यहां पे देखिए गोइंग टू के बाद हमें मेन वर्ब लेना है। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, परचेज, फर्स्ट फॉर्म परचेज, PURCHASE। वी आर गोइंग टू परचेज अ फ्लैट, FLAT, फ्लैट इन नोएडा। नोएडा प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल केस में आएगा, नोएडा नेक्स्ट ईयर। तो ये दोनों सेंटेंस देना इसलिए जरूरी था कि आप समझ सके कि कुछ सेंटेंसेज में गोइंग टू के बाद एम भी आ सकता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ में गोइंग टू के बाद सीधे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो हम अगले वर्ष अमेरिका जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू, और गोइंग टू के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिया अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कुछ सेंटेंसेज में गोइंग टू के बाद मेन वर्ब आएगा, इसमें जानबूझ करके हमने सेम सब्जेक्ट रखा है जिससे कि आप समझ सकें कि कहां तक सेंटेंस सेम जा रहा है और डिफरेंस कहां पे आ रहा है। वी आर गोइंग टू, ये पार्ट देखिए ऊपर भी सेंटेंस में सेम है, नीचे भी वही है। फिर उसके बाद चेंज आ रहा है कि गोइंग टू के बाद ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म परचेज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट,
अ फ्लैट इन नोएडा नेक्स्ट ईयर। तो आपको समझ में आया होगा कि भविष्य में होने वाली चीजें जिनका हम प्लान किए हुए हैं प्रेजेंट में, उनके साथ भी हम इज-एम-आर के साथ गोइंग टू लगाकर एमवी फर्स्ट फॉर्म या विदाउट एमवी फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब हम अगले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट नंबर 4, और ये है रिपीटेड इवेंट्स। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम कई बार ऐसी इवेंट्स के बारे में, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो लगातार हो रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान भारत से लगातार हारता रहा है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पाकिस्तान, PAKISTAN। वैसे जैसे इसके काम है, नाम होना चाहिए ना पाकिस्तान, पर चलिए पाकिस्तान इज। अब हम यहां पर कुछ खास वर्ड्स का यूज करेंगे, जैसे कॉन्स्टेंटली, या तो हम लेंगे कॉन्स्टेंटली CONSTANTLY। हम कुछ वाक्यों में ऑलवेज भी ले सकते हैं, और हम यहां रेगुलरली भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ वाक्य, कुछ एडवर्ब हमें यहां सपोर्ट करने होंगे। पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग, और क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं अगेंस्ट भारत। पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा हारता रहा है, तो आप क्या ले लेंगे? ऑलवेज। लगातार हारता रहा है तो कॉन्स्टेंटली या रेगुलरली। आप देखेंगे पिछले कुछ मैचेज में जब भी भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हुई है तो पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स भी लिए जा सकते हैं जिनमें जो एक्शन है यानी इवेंट है वो क्या हो रही हो? रिपीट। तो काफी हद तक आपको ये आइडिया हुआ होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आप ये सोचें कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो बस इतना ही हमने समझ लिया। हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस होता है सेंटेंसेज में। कुछ सेंटेंस फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, कुछ सेकंड में आते हैं, कुछ थर्ड में आते हैं, कुछ फोर्थ कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो जब आप इस लेसन को रिपीट मोड में अच्छे से देखेंगे, क्लास को समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्टेक्स्ट वाली बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे शेयर करें, हम उसको अटेंड जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको इसके रूल्स के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, कुछ एग्जांपल देकर के समझाएंगे कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब कभी शॉर्ट में आप एग्जांपल लिखें तो EX ना लिखें, EG लिखें, या फिर फुल स्पेलिंग लिखें EXAMPLE। एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म EX नहीं होती, EG लिखें, एग्जाम्पली ग्रेशिया। ओके, तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। सोफिया कबड्डी खेल रही है, ये एक सेंटेंस हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहां पर सोफिया, फिर ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है? कबड्डी। फिर आपको देखना है वर्ब क्या है? खेल रही है। तो आपको हर हिंदी वाक्य में SOV यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कंफर्म करना है, पता लगाना है। इससे क्या होगा, आगे सेंटेंस को प्रोसेस करना, बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कौन सा वर्ड कहां पे आना चाहिए। तो देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सोफिया इज प्लेइंग कबड्डी। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने इज लिया है। अब इसमें बात करते हैं कि मेन वर्ब्स किस तरह से आती हैं। जो वर्ब हैं यानी मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म आती है इसमें? फोर्थ फॉर्म, जिसको आप ING फॉर्म भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहां पे प्ले का ING फॉर्म लिया है, प्लेइंग, तो इसमें फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब ऑक्सिलरी, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से आती है, कैसे पता लगता है कि हमें किस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्योंकि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, इज, एम, आर। तो ध्यान रखें, इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
एम का यूज केवल और केवल ओनली आई के साथ होता है, यानी जब आपके हिंदी वाक्य में मैं शब्द आए। आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे, या एक से ज्यादा लोगों के नाम आ रहे हो सेंटेंस में, अजय, विजय। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, या सिंगल पर्सन सब्जेक्ट हो, यानी किसी का नाम अजय, सोनिया या कपिल, इस टाइप से। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा होता है जिससे ये पता लगता है कि हमें कहां पे क्या बनाना है, वैसे ही सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो किस हिंदी वर्ड की इंग्लिश कहां पे लिखी जाएगी, ये हमें स्ट्रक्चर से पता लगता है। हर टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है ए फॉर अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव अगर आपका वाक्य है, जैसे सोफिया कबड्डी खेल रही है, ऊपर एग्जांपल दिया था, तो ये अफर्मेटिव वाक्य है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, तो सोफिया, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज-एम-आर में से देखना है क्या लेना है, एज, क्योंकि सोफिया सिंगुलर है, सोफिया एज, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, कबड्डी, सोफिया एज प्लेइंग कबड्डी। अब देखिए नेगेटिव होता अगर ये सेंटेंस तो क्या होता, सोफिया कबड्डी नहीं खेल रही है, सोफिया एज, उसके बाद नॉट, बाकी स्ट्रक्चर सेम, प्लेइंग कबड्डी। अब मान लीजिए सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, तब हम क्या करते, क्या स्ट्रक्चर होता, तो इसको समझिए आप। I1 मतलब इंटरोगेटिव टाइप 1, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता है, स्टार्टिंग में आता है, जैसे क्या सोफिया कबड्डी खेल रही है। जितने भी हिंदी वाक्यों में क्या आएगा सबसे पहले, वो सब क्या होंगे, I1, इंटरोगेटिव टाइप 1। क्या सोफिया कबड्डी खेल रही है, इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, सबसे पहले आप सोफिया के साथ क्या लेंगे, इज, तो इज आएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट इज सोफिया प्लेइंग कबड्डी। इस बॉक्स का क्या मतलब है, इस बॉक्स का मतलब यह है कि ऊपर बॉक्स में जो दे रखा है वही आएगा, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स हैं आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हो। अब देखिए I1N, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में क्या भी आता है और नहीं भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या सोफिया कबड्डी नहीं खेल रही है, ऐसे वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, इज सोफिया नॉट प्लेइंग कबड्डी। अब आते हैं I2 का मतलब क्या है, इंटरोगेटिव टाइप 2, ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड तो आता है लेकिन मिडल में, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं। एग्जाम्पल, सोफिया कबड्डी क्यों खेल रही है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की इंग्लिश लेंगे, वाई इज सोफिया प्लेइंग कबड्डी। अब हम आते हैं I2N का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव टाइप 2 नेगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड भी आएगा मिडिल में और नहीं भी आएगा। सोफिया कबड्डी क्यों नहीं खेल रही है, वाई इज सोफिया नॉट प्लेइंग कबड्डी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको नोट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इस समय स्क्रीन पर अपने 6 के 6 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। तो आप स्क्रीन को स्टिल करके इन स्ट्रक्चर्स को नोट जरूर करें, इससे आपको एडिटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी, और ये नोटिंग आपको आगे बहुत काम आएगी। क्योंकि जब आप कोई क्लास लेते हैं तो आपको लगता है ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है, अगर इसमें कुछ वीक्स का भी गैप आ गया, कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग जरूर करें। और आप में से किसी स्टूडेंट्स को अगर हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि काफी लेट ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा कोर्स निकल चुका होता है, और जब उनके पास टाइम कम होता है तो वो चाहते हैं कि पूरा कोर्स उनके पास अगर होता तो वो अपने घर पर ज़्यादा टाइम दे करके स्टडी कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे हम डेली आपको एक क्लास देते हैं, और जो स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ चल रहे हैं उनका कोर्स पूरा अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका काफ़ी कोर्स निकल चुका होता है। तो आप चाहें तो हमारे PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, इस पर आप लिंक कर सकते हैं। उसकी प्राइस काफ़ी रीजनेबल होती हैं, तो अगर आपको सही लगता है यू कैन प्रोसेस।